Morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College Noida. हम लोग MSc थर्ड सेमेस्टर में जो आपके पेपर 14th है उसके अंदर यूनिट्स सेकंड जो है उसमें जो ए पार्ट है एंजाइम उसको हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम उसमें इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो पढ़ चुके थे। हिस्टोरिकली हमने ये जान लिया था कि मैं आपको देखूं स्लाइड शेयर कर दूं। तो हिस्टोरिकल हमने इसमें जान लिया था कि सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विलियम कोने, उन्होंने 1878 में एंजाइम नाम दिया था और एंजाइम का मतलब था इन यीस्ट। तो ऐसा माना जा रहा था उस टाइम पे कि कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं और यीस्ट इटसेल्फ है जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन बाद में जाके पता चला कि कोई वाइटल फोर्सेस नहीं है, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं जो कि यीस्ट के अंदर है। उनको बाद में देखा गया जाइमेज। तो ये सारी जो अवधारणाएं थी वो गलत साबित हुई कि वो कोई वाइटल फोर्सेस है। और सबसे पहले हिस्टोरिकली हम देखें तो जो समर थे, जेम्स पी समर, उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था और प्यूरिफाइड किया था एंजाइम यूरियस को लेबोरेटरी में और क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इसीलिए जेम्स पी समर है उनको फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी भी कहते हैं। एंजाइमोलॉजी वो ब्रांच है जहां पर की एंजाइम की स्टडी की जाती है और इसीलिए उनको 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उनके साथ ही जॉन एच नॉर्थरोप, ये दोनों ही थे, इनको कंबाइंडली नोबेल प्राइज मिला था, मैंने पिछली बार बताया था। उसके बाद में हमने अपनी कुछ चीजें क्लैरिफाई की थी कि जो कैटलिस्ट होता है और जो एंजाइम होता है, या आप यूं कहें कि एक केमिकल कैटलिस्ट है और एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हमने स्टडी किया था, उसमें स्पेसिफिक जो होता है एंजाइम, उसको देखा था कि एंजाइम किस तरह एक्टिव साइट्स होता है जहां पर कि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, जबकि ये चीज केमिकल कैटलिस्ट के मामले में नहीं होता है। एक ही जो केमिकल कैटलिस्ट है कई सारे रिएक्शन को कैटलाइज कर पाता है। ओके, इसीलिए उसमें बाई प्रोडक्ट्स काफी होते हैं, जबकि एंजाइमेटिक रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट नहीं होते हैं। साथ ही हमने देखा था कि जो कंडीशंस होती हैं वो काफी एक्सट्रीम होती है केमिकल कैटलिस्ट के लिए, जबकि एंजाइम के लिए जो कंडीशन है वो माइल्ड होती है। 100 से नीचे टेम्परेचर होता है, पीएच लगभग न्यूट्रल होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो जाती हैं। साथ ही हमने देखा कि एंजाइम होता है वो एक प्रोटीन होता है, जबकि जो केमिकल कैटलिस्ट है वो अधिकांश इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं। इस तरह हमने एक टेबुलेशन फॉर्म में देखा था, टेबल हमने बनाई थी, फंक्शन, मॉलिक्यूलर वेट, टाइप्स, नेचर, अल्टरनेट टर्म्स का यूज करते हैं। एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहलाता है, एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहलाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाता है। ये सब हमने देखा था। दोनों का ही जो तरीका है वो रिजल्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ही है। तरीका भी बस तरीके अलग अलग है। ये सब हम पढ़ चुके थे। और हायर रिएक्शन रेट होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, माइडल रिएक्शन कंडीशन से हम देख ही चुके हैं, स्पेसिफिक देख लिया जितना स्पेसिफिक होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम और इसके अंदर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है आज हम ये सब जानते हैं, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे एंजाइम खोजे गए तो एक प्रोसेस होना चाहिए कि उनको बाइफरकेट कर सके कि ये इस तरह का एंजाइम है, ये इस तरह का एंजाइम, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो कि एक ही एंजाइम को हम दो नाम से पुकार रहे हैं। एक ही एंजाइम है जो यहाँ कुछ और बुलाया जा रहा है, वहां कुछ और बुलाया जा रहा है, या एक ही इस तरह। मतलब इसके लिए हम नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन देते हैं और नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन देने के कई तरीके हैं, उनको हम एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमनली यूज होता है वो तो यह है कि सफिक्स यूज करते हैं हम एस, ए ऐसी,
एंजाइम्स आर कॉमनली नेम्ड बाय अपेंडिंग द सफिक्स एस। इसके आगे लगता है ये दो चीजें होती हैं, इनके आगे एस लगा के हम एंजाइम का नाम लिख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक शुरुआत कर रहे हैं हम नोमेनक्लेचर की। फर्स्ट तो है फ्रेज डिस्क्राइबिंग द एंजाइम कैटालिटिक एक्शन, कि वो एंजाइम क्या एक्शन करने वाला है। ओके, कि वो हाइड्रोलिसिस करने वाला है या कौन सी ऑक्सीडेशन करने वाला है, किस तरह की रिएक्शन वो करने वाला है, उस रिएक्शन के साथ हम एस जोड़ देते हैं। दूसरा तरीका कि एस के साथ हम क्या जोड़ते हैं, और टू द नेम ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज है जिस पर कि एंजाइम काम करता है। ओके, तो या तो सबस्ट्रेट के साथ एस लगा देंगे, या जो भी एंजाइम की रिएक्शन हो रही है कैटालिटिक रिएक्शन, उसके साथ एस लगा देंगे। तो जैसे एग्जांपल नीचे अपन लिखा है यूरिएस, तो जैसे कि इससे ये पता चल रहा है एस लगाया हमने, एएस किसके साथ लगाया, यूरी बना है यूरिया से। ये क्या दिखा रहा है, ये है कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, तो हमने ये लिखा था, इसमें यहाँ सेकंड वाला मेथड यूज है, इसमें कि द नेम ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, यूरिया है ना, और एंजाइम कैटालिटिक एक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ जो हमने सेकंड वाला लिया है यूरिया, तो यूरिया है प्लस एस, यूरिएज। दूसरा है फ्यूमेरेज, इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड का मैलिक एसिड में। तो यहाँ पर फ्यूमेरिक से फ्यूमेरेलिया, फ्यूमर और एस आगे इसको जोड़ दिया। तो इस तरह एक बेसिक जो शुरुआत हुई वो नोमेनक्लेचर इस तरह। बट as there were no systematic rule for naming enzymes, occasionally क्या नुकसान होता है कि अगर हम इस तरह नाम करते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड मेथड नहीं हो, तो ये होता है कि occasionally results in two different names being used for the same enzyme। एक ही एंजाइम है, उसके लिए दो तरह के नाम यूज आते हैं, और कन्वर्सली इन द सेम नेम बीइंग यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एंजाइम। दो डिफरेंट एंजाइम है, उनके लिए एक ही नाम, या फिर एक ही एंजाइम है उसके लिए दो नाम। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब तक कि ये जस्टिफाइड मेथड नहीं हो, सिस्टमैटिक रूल नहीं हो नोमेनक्लेचर के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स हैं, देयर आर मैनी स्कीम्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला, सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम। तो जो भी सबस्ट्रेट है जिस पर कि एंजाइम काम कर रहा है, जिससे कि एंजाइम सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सब्सटेंस, अपॉन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है वही स्कीम है। सपोज जैसे कार्बोहाइड्रेस, प्रोटीनेज, तो कार्बोहाइड्रेस इसका मतलब किस पे काम किया है, कार्बोहाइड्रेट। तो सबस्ट्रेट पे काम किया है, आगे वही एएसई लगा दिया है। ठीक है, यहाँ भी प्रोटीन पे काम किया है और आगे एएसई लगा दिया है। प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक तरीका है जिसमें सबस्ट्रेट के ऊपर साथ में एस लगा देते हैं जिस पर कि एंजाइम काम कर रहा है। यहाँ पर जैसे लाइपेज, तो ये लिपिड पे काम कर रहा है एंजाइम। ओके, ये पहला तरीका है। दूसरा कि वो किस तरह की रिएक्शन है, ये भी हमने ऊपर देखा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड। तो यहाँ पर भी एडिंग सफिक्स एज टू द नेम ऑफ द रिएक्शन, as enzymes are highly specific as to the reaction they catalyze, क्योंकि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन कैटलाइज करता है। तो ये तरीका भी हम ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एंजाइम किस रिएक्शन पे वो, किस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है, किस रिएक्शन पे वो काम कर रहा है। सॉरी, तो यहाँ पर जैसे डीहाइड्रोजिनेसिस, फॉस्फोराइलेसिस, ऑक्सीडेसिस, तो जैसे डीहाइड्रोजिनेसिस, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फॉस्फोराइलेसिस मतलब फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेसिस यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन उसके साथ में सफिक्स एस लगा दिया। तो ये दो तरीके तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे, इन्हीं को दो बार डिस्कस किया है। पहला, सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन द एंजाइम, एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम, एंड सेकंड, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। तीसरा है सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज। जो हमने पढ़े ऊपर, उन दोनों को मिलाकर
और स्पेसिफिकली उसका नाम ले लिया ताकि भूल चूक की संभावना बहुत कम हो जाए. So in this scheme, the name gives idea of both the substrate utilized and the type of reaction catalyzed. Example इसका succinic dehydrogenase. Okay, तो यहाँ हमें dehydrogenase से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है जो कि डिहाइड्रोजनेशन है, और रिएक्शन हो किस पे रही है, वो रही है सक्सेनिक एसिड पर. तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ सक्सेनिक एसिड जो एंजाइम करे वो कहलाता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज. फोर्थ, सब्सटेंस दैट इज सिंथेसाइज्ड. ये बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयरली यूज होता है कि जो सब्सटेंस बन रहा है हमारे पास उसके नाम से किसी एंजाइम को जाना जाए, क्योंकि सब्सटेंस जो बन रहा है वो तो बाद में मिलेगा, है ना. इसके बहुत कम एग्जांपल हैं. इसके रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को ढूंढना ज्यादा आसान होता है, उससे जोड़ना किसी एंजाइम को ज्यादा आसान होता है. So very few example in this scheme where enzyme name using suffix ase to the substance synthesized. जैसे एक है रोडोनेज. ठीक है, तो अगर रोडोनेट बनता है HCl और सोडियम थायोसल्फेट से, तो वो जिस एंजाइम से बनता है, ओके, उसका नाम है रोडोनेज. किस बेस पे दिया गया है कि जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो है रोडोनेट, तो रोडो यहां से ले लिया रोडन और एस इसके साथ सफिक्स लगा दिया गया. तो ये चार तरीके हो गए. पहला, सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज. तीसरा, दोनों को मिला दिया, सब्सटेंस पे आ गया और रिएक्शन भी आ गई. चौथा, अब आ गया जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट का आ गया. पांचवा, सब्सटेंस हाइड्रोलाइज्ड एंड द ग्रुप इन्वॉल्व. कौन सा ग्रुप हाइड्रोलाइज हो रहा है. सबसे पहले जैसे इसके एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. तो हो क्या रहा है, हाइड्रोलाइजिंग, सारे इसमें हाइड्रोलाइजिंग का नाम आएगा, और ग्रुप कौन सा इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट, है ना. इसके एग्जांपल है जैसे ग्लाइकोसिडेसिस, जैसे सेल्यूलोज, अमाइलेज, सुक्रोज, माल्टेज. ये सब क्या है, ये सब शुगर है जिसमें आगे लगा दिया एज. दूसरा, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स. ठीक है, तो ये करते क्या है, लिपिड का हाइड्रोलाइसिस, जैसे लाइपेज, एस्टरेसेस, लेसिथिनेज. तीसरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम, जैसे हाइड्रेसिस, म्यूटेसिस, ऑक्सीडेसिस, डिहाइड्रोजिनेसिस एंड पेरोक्सीडेस. चौथा, प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. ये दो तरह के होते हैं, एक जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो, एक जिसमें नॉन पेप्टाइड हो. तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी दो तरह के हैं, एक एंडोपेप्टिडेज, जैसा कि एनिमल्स में होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या प्लांट्स में होता है ब्रोमोलिन, पेपिन, फिसिन, इटिसी. और दूसरा इसी में एक्सोपेप्टाइडेज, एक है एंडोपेप्टिडेज, एक है एक्सोपेप्टिडेज, जैसे डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टाइड, इटिसी. तो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक नॉन पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें कि एमिडेज है, जैसे यूरिएज, आर्जिनेज, ग्लूटामिनेज आदि. तो ये पांच तरीके हमने पढ़े अभी तक, सबस्ट्रेट, रिएक्शन, सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन बोथ, और ये सब्सटेंस जो सिंथेसाइज हो रहा है. तीसरा, सब्सटेंस हाइड्रोलाइज एंड द ग्रुप इन्वॉल्व. ओके, इसके अलावा अदर एस्टर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जैसे फॉस्फेटेजेस, कॉलिनेस्टेरेज, सल्फेटेज, मिथाइलेज, और अदर. सिक्स्थ है अदर मिसलेनियस एंजाइम, जैसे कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ट्रांसपेप्टिडेज. ये हैं. आज भी जो पहले नाम दिए गए थे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब ट्राइबल नाम है, तो उन नामों को आज भी बदला नहीं गया है, क्योंकि वो नाम हमें समझ में आते हैं कि कौन सा एंजाइम कौन सा है, उसको ज्यादा उलझाया नहीं गया, वो नाम आज भी यूज में आते हैं. तो ये पांच तरीके हैं. छठा, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम. ओके, अभी तक तो रिएक्शन की बात हो रही थी, सबस्ट्रेट क्या है, उसका सिंथेसिस क्या हो रहा है, या फिर रिएक्शन कौन सी हो रही है. अब बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम. इसके बेस पे एंजाइम को तीन कैटेगरीज में हम बांटते हैं ब्रॉडली. फर्स्ट, एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ओनली, जिनमें सिर्फ प्रोटीन हो.
जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, पेपेन। इनमें से कुछ के नाम हमने सुने हुए हैं जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं अपनी। सेकंड है एंजाइम कंटेन प्रोटीन एंड कीटायन। इसमें प्रोटीन भी हो और साथ में कीटायन हो, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसमें क्या है, जिंक +2 कीटायन के रूप में होता है। एनहाइड्रेज प्रोटीन हो गया, है ना। सेकंड टायरोसिनेज कॉपर +2, यहां भी प्रोटीन है टायरोसिनेज और एक कीटायन भी है साथ में कॉपर +2। तो फर्स्ट हो गया जिसमें कि सिर्फ प्रोटीन हो, सेकंड हो गया प्रोटीन एंड कीटायन हो, एंड थर्ड हो गया एंजाइम्स कंटेन प्रोटीन एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। जैसे इसके एग्जांपल है, फर्स्ट है आयरन पोरफायरिन एंजाइम, ठीक है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड पोरफायरिन। ये है कैटालेज, एक फ्लेवो प्रोटीन एंजाइम, एग्जांपल है ग्लाइसिन ऑक्सीडेज, पायरूवेट ऑक्सीडेज, हिस्टामिन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 6 तरीके थे, ये बहुत ही सिंपल वे में जिनको की क्लासिफाई किया गया है ना, नॉमेनक्लेचर के ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। तो एक तो सबस्ट्रेट हो गया, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन सबस्ट्रेट दोनों हो गया, फिर सिंथेसाइज क्या हो रहा है वो हो गया, उसके बाद सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज हो गया, ग्रुप इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन क्या है एंजाइम की वो हो गया। नाउ overall chemical reaction taken into consideration for systematic functional classification of and nomenclature of enzymes. ये जो ऊपर हमने पढ़ा, इनसे जब क्लासिफाई करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बहुत कम जो एंजाइम्स है उनको एक उसमें बांट सकते हैं हम, जैसे हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में बांट सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे IUBM भी कहते हैं, उसने 1962 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसको कि बाद में 1964 में रिवाइज भी किया गया। तो उस रिपोर्ट में स्कीम दी गई है। तो इसमें बेसिकली जो एंजाइम्स हैं उनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में उन 6 ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं और उन सब ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्लासिफिकेशन है, बट आज के डेट में यही मान्य है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, इसीलिए जो ट्राइबल नेम चले आ रहे हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इनको हम इसमें नहीं इससे बुलाते हैं ना, ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन ही बुलाया जाता है, उसी से हम उसको पहचानते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने दिया, 6 ग्रुप में बांटा है। पहले कौन कौन से ग्रुप हैं उनको हम देख लेते हैं, और इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है। इसमें दिया है इन्होंने, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर सिस्टमैटिक फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है उसको कंसीडरेशन में दिया है। तो ये इस तरह बांटा जाता है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसा कि नाम बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से वहां काम आते हैं। ट्रांसफेरेसिस, ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में काम आते हैं। हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस में काम आते हैं। लाइसिस, एडिशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, एक ग्रुप निकल जाता है और डबल बॉन्ड पीछे छोड़ जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन है आइसोमेरेसिस, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन में काम आता है। एंड लास्ट है लिगेसिस, ये सिंथेसिस बाय कंडेंसेशन ऑफ टू ग्रुप रिक्वायर्ड ATP। तो ये 6 ग्रुप में बांटा है। तो इन 6 ग्रुप में बांटने की क्लासिफिकेशन के भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये समझ लेना जरूरी है कि इसमें कंप्लीट रिएक्शन से इसको डायरेक्टली जोड़ दिया गया है। ऑक्सीडो, ट्रांसफर, हाइड्रो, लाइसिस, आइसोमर, लिगेसिस। तो हर जो नाम है उससे ही इसको हम पहचान सकते हैं, ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, इसमें भी वही होगा, the name of enzyme has 2 parts. The first part is the name of substrate, or second part is suffix, substrate or substrates, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, and second part is suffix is,
जैसा कि ऊपर बताया था। सेकंड, 6 मेजर क्लासेस हैं जो हम ऊपर देख सकें। देयर आर 6 मेजर क्लासेस ऑफ रिएक्शंस and the enzymes catalyzes them given in above table, and these classes divided into 4 to 13 subclasses. एक क्लास और सब क्लासेस पे डिवाइडेड होता है। थर्ड, हर एंजाइम, जो ईच एंजाइम अलॉटेड ए सिस्टमैटिक कोड नंबर। हर एंजाइम को एक सिस्टमैटिक कोड नंबर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम कमीशन नंबर, और इसे हम शॉर्ट में लाते हैं ईसी। ईसी नंबर और इलेक्ट्रॉनिक एंजाइमिक कमीशन नंबर। जो ईसी नंबर है उसमें 4 प्लेस होते हैं। ईसी नंबर और एंजाइम कमीशन नंबर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर एट 4 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस, जो पहला प्लेस है वो रिप्रेजेंट करेगा मेजर क्लास, जो हमने ऊपर पढ़ी है 6 क्लास। तो फर्स्ट प्लेस नंबर रिप्रेजेंट मेजर क्लास टू विच एंजाइम बिलोंग्स। तो ये हमने 6 क्लासेस पढ़ी, मैंने आपको बताया नंबर इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो पहला पार्ट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। 2 मीडियन नंबर जो बीच के होंगे डिनोट्स सब क्लास एंड सब क्लास ऑफ द एंजाइम विद इन मेजर क्लास। जो मेजर क्लास के अंदर ही सब क्लास है और सब क्लासेस हैं, वो 2 बीच के नंबर होंगे। और जो लास्ट नंबर है, द लास्ट प्लेस नंबर, और जो 4 डिजिट है, दैट रिप्रेजेंट सीरियल नंबर ऑफ दैट एंजाइम विद इन द सब क्लास। जो सब क्लास में उसको किस सीरियल नंबर पे रखा जाता है। इस तरह ये क्लासिफिकेशन होता है। थोड़ा टिपिकल है लेकिन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। जैसे एक एंजाइम कमीशन नंबर है सपोज 2.7.1.1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले तो जो 2 है फर्स्ट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 2 को। और टेबल से हम देखें तो क्लास 2 क्या था यहाँ पे? ट्रांसफिरेज। तो ये हो गया ट्रांसफिरेज। इसमें जो दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, सब क्लास और सब क्लास के हैं, तो सब क्लास हो गया 7। तो ये रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट से। ऐसे ही सब क्लास 1 ये रिलेटेड एन अल्कोहल ग्रुप एज फॉस्फेट एक्सेप्टर जब होगा तो ये क्लास आएगी सब क्लास के अंदर। एंड फाइनल डिजिट वो रिप्रेजेंट कर रही है एंजाइम जो है वो हेक्सोकाइनेज है। ठीक है, तो देयर आर मेनली 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम व्हिच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। ओके, और जो नाम ब्रैकेट में लिखे हैं वो है ट्राइबल नेम। तो ये आज हम यहीं तक करेंगे। हमने इसको जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको देखा आज, किस तरह सबस्ट्रेट रिएक्शन, सबस्ट्रेट जो रिएक्शन दोनों को मिला के जो सिंथेसाइज हो रहा है सबस्ट्रेट उससे, या किस मटेरियल से वो बना है, केमिकल कंपोजिशन क्या है एंजाइम की उससे, और द सब्सटेंस हाइड्रोलाइज हो रहा है उसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है उससे, और लास्ट में जो हमने पढ़ा वो था IUBMB का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो मेथड है वो हम पढ़ रहे थे। उसके आधार पे हमने उसके जो पॉइंट्स है वो देख लिए कि 4 डिजिट में होता है जो उसका एंजाइम कमीशन नंबर होता है, और उसमें फर्स्ट डिजिट तो मेजर क्लास बताता है, मेजर क्लास 6 में बांटा है हमने, सेकंड और थर्ड डिजिट सब क्लास और सब क्लास को बताते हैं, और फोर्थ डिजिट उस एंजाइम को बताता है पर्टिकुलरली। तो इस तरह हमने इसको बांटा है, और जो ब्रैकेट में होता है वो बताता है ट्राइबल नेम क्या है इसका, और ट्राइबल नेम भी आजकल प्रचलन में रहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 ये जो 6 हमने क्लासेस लिए हैं इनको पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है, कैसे एंजाइम कमीशन नंबर दिया है उसको हमें समझना होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।